मार्च 1998 में चेस्टरफील्ड वर्जीनिया की 23 साल की एमी लिन ब्रैडली ने अपने पेरेंट्स रॉन और आइवा ब्रैडली और छोटे भाई ब्रैड के साथ रॉयल कैरिबियन की क्रूज पर जाने के लिए हाँ कर दी। क्रूज का नाम था रेप्सोडी ऑफ द सीज। ये ट्रिप सैन जुआन से कैरिबियन की तरफ निकलनी थी और रास्ते में अरूबा और क्यूरासाओ जैसे स्टॉप्स भी थे। ये छुट्टी असल में एक हॉलिडे नहीं थी, ये एक सेलिब्रेशन थी एमी की रीसेंट ग्रेजुएशन और अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद फैमिली उसे सेलिब्रेट करना चाहती थी। एमी एथलेटिक और इंडिपेंडेंट थी, लेकिन एक बात क्लियर थी, उसे ओशन से कुछ अनईजीनेस सी होती थी और वो क्रूजिंग के आइडिया से ज्यादा खुश नहीं थी। फिर भी वो इसलिए गई क्योंकि उसकी फैमिली के लिए ये ट्रिप इम्पोर्टेंट थी। ब्रैडली फैमिली अपने केबिन में सेटल हुई। शिप पर हजारों ऑल हॉलिडे मेकर्स की तरह उनका भी रूटीन स्टार्ट हुआ। सन, फूड, ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट और हर सुबह एक नए आइलैंड के पास आंख खुलने का थ्रिल। एमी की म्यूजिक और डांसिंग बहुत पसंद थी, इसलिए शिप का नाइट क्लब डिस्को जल्दी ही उस ट्रिप का उसके लिए मेन फोकल पॉइंट बन गया। मार्च 23, 1998 की रात जब शिप अरूबा से निकलकर क्यूरासाओ की तरफ जा रहा था, एमी और ब्रैड शिप के डिस्को चले गए। वहां पैसेंजर्स और क्रू का मिक्स होना आम बात थी। शिप की बैंड का नाम था ब्लू ऑर्किड और उसके मेंबर्स भी वहां थे। उनमें से एक बेस प्लेयर था जिसको लोग येलो के नाम से जानते थे। येलो पहले भी क्रूज के दौरान एमी से बात कर चुका था। बाद में विटनेसेस ने बताया कि एमी डांस कर रही थी, ड्रिंकिंग कर रही थी, सोशलाइजिंग कर रही थी। किसी भी चीज से ये नहीं लग रहा था कि वो डिस्ट्रेस में है या कोई प्लान बन रहा है कि अचानक गायब हो जाए। रात के बहुत लेट आवर्स में ब्रैड थक गया और उसने डिसाइड किया कि अब बस। वो लगभग 3:35 AM पे फैमिली केबिन की तरफ वापस गया। तकरीबन 5 मिनट बाद एमी भी वापस आ गई। दोनों सिबलिंग्स केबिन के बैल्कनी पर जाकर बैठ गए। नीचे काला कैरिबियन समंदर था और शिप आगे बढ़ रहा था। एमी और ब्रैड ने क्वाइटली बात की, नॉर्मल, काम, कोई फाइट या पैनिक नहीं थी। फिर एक पॉइंट पर ब्रैड ने एमी को कहा कि वो बेड पर जा रहा है। एमी ने कहा वो बैल्कनी पर ही थोड़ी देर और रहेगी, स्मोक करेगी और वार्म एयर एंजॉय करेगी। तकरीबन सुबह के 5:30 5:30 AM पे रॉन यानी कि एमी के फादर की आंख खुली। वो बैल्कनी की तरफ गए। रॉन ने बाद में कहा कि उसने एमी को बैल्कनी के लाउंज चेयर पर लेटा हुए देखा। अपेरेंटली वो सो रही थी। शिप अर्ली मॉर्निंग के ग्रे वक्त में क्यूरासाओ की तरफ स्टेडी चल रहा था। रॉन को तसल्ली हुई और वो वापस जाकर लेट गया। लेकिन रफली हाफ एन आवर लेटर यानी 6 बजे सुबह के रॉन फिर उठे और इस दफा बैल्कनी चेयर खाली थी। बैल्कनी का स्लाइडिंग डोर थोड़ा सा हल्का खुला रह गया था। केबिन के अंदर एमी के शूज और कुछ बिलोंगिंग्स अभी भी थे। रात वाली शर्ट चेयर पर ड्रेप थी, लेकिन उसके सिगरेट्स और लाइटर्स गायब थे। फैमिली ने पहले इमीडिएट एरिया में ढूंढा, बाथरूम, कॉरिडोर्स, नियर बाय डेस्क और वो जगहें जहां वो अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकती थी। कुछ मिनट्स गुजरे, फिर और मिनट्स, फिर तकरीबन 1 घंटा होने को आया, लेकिन एमी का कोई निशान नहीं था। अराउंड 6:30 बजे रॉन ने आइवा और ब्रैड को फॉर्मली बताया कि एमी मिसिंग है। अब पैनिक रियल हो चुका था। फैमिली ने शिप स्टाफ से हेल्प मांगी। अनाउंसमेंट, सर्च और पैसेंजर्स को डिसएम्बार्क होने से रोकने जैसी रिस्ट्रिक्शंस। ब्रैडलीज को लग रहा था कि शिप को इंस्टेंटली रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि क्रूज शिप एक क्लोज एनवायरनमेंट है, लेकिन फैमिली के मुताबिक रियलिटी स्लो और कॉशियस थी। कैप्टन और क्रू ने सर्च पर अग्री किया, लेकिन शुरू में शिप लॉकडाउन या इमीडिएट पब्लिक अनाउंसमेंट से मना किया।
रिपोर्टेडली इसलिए कि पैसेंजर्स पैनिक ना करें। रैप्सोडी ऑफ द सीज उसी सुबह क्यूरासाओ में डॉक हो गया, लेकिन अबाउट 7:50 AM पे जब तक बहुत से पैसेंजर पहले ही डिसएम्बार्क हो चुके थे, तब जाकर अनाउंसमेंट हुई कि एमी ब्रैडली पर्सर्स डेक पर रिपोर्ट करें। फैमिली के लिए ये मूवमेंट बहुत स्केरी था। अगर एमी को किसी ने शिप से उतार दिया था या एमी किसी के साथ निकल गई थी, तो अब वो लोग क्यूरासाओ पर ऑलरेडी दूर जा चुके होते। एक क्रू मेंबर ने रिपोर्टेडली फैमिली को कहा कि शायद एमी वॉक ऑफ करके क्यूरासाओ में चली गई हो। इस पॉसिबिलिटी को देखते हुए रॉन, आयवा और ब्रैड ने डिसाइड किया कि वो रैप्सोडी के साथ आगे नहीं जाएंगे। वो क्यूरासाओ पर ही रुककर ढूंढेंगे। उन्होंने आइलैंड की स्ट्रीट्स, बीचेस, टूरिस्ट स्पॉट्स हर जगह सर्च किया, लोकल हेल्प मांगी। उनका एम सिंपल था, एमी को ढूंढना। अगर वो हर्ट है, कंफ्यूज्ड है या कहीं अगेंस्ट हर विल रोकी गई है, तो वो उनको मिल जाए। इस दौरान अथॉरिटीज और क्रूज लाइन ने फॉर्मल इंक्वायरीज स्टार्ट की। डच इन्वेस्टिगेटर्स शिप पर आए, इंटरव्यूज किए और कुछ दिन तक इन्वेस्टिगेट किया। रॉयल कैरिबियन ने बाद में एक सेपरेट बोट चार्टर करके सराउंडिंग वाटर्स भी सर्च करवाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ना क्लोथिंग, ना पर्सनल आइटम्स, ना कोई बॉडी। इमीडिएट आफ्टरमैथ में कुछ रिपोर्ट्स आईं जिन्होंने टेंशन और एम्बिग्युइटी बढ़ा दी। कुछ पैसेंजर्स ने क्लेम किया कि ब्रैड के सोने के बाद भी एमी को अर्ली मॉर्निंग में देखा गया। 2 वुमेन ने रिपोर्टेडली एमी को एलिवेटर में देखा। उसके साथ बैंड मेंबर था और वो ऊपर डेक की तरफ जा रहे थे। टाइम होगा अराउंड 5:45 to 6 AM। कुछ और लोगों ने 24 आवर वेन्यू के पास साइटिंग मेंशन की। अगर ये अकाउंट्स एक्यूरेट थे तो इसका मतलब एमी उस वक्त अलाइव और मोबाइल थी जब रॉन को लग रहा था कि वो बैल्कनी पर सो रही थी। कुछ क्रू और ऑफिशियल्स ने सजेस्ट किया कि शायद हो सकता है एमी ने शिप से जंप कर दिया हो। क्रूसेस पर लोग ओवरबोर्ड जाते भी हैं और समंदर ट्रेसेस जल्दी मिटा भी देता है, लेकिन फैमिली मेंबर्स ने इस आइडिया को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया। एमी स्ट्रॉन्ग स्विमर थी, लेकिन ओपन वाटर से डरती थी। बैल्कनी की हाइट और स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्सीडेंटल फॉल अनलाइकली लगता था, जब तक कोई क्लाइंब या स्ट्रगल ना हो। और उनके लिए एक और डिटेल इंपॉर्टेंट थी। बैल्कनी से शूज नहीं गायब थे, लेकिन सिगरेट और लाइटर गायब थे। ये हिंट करता था कि या तो एमी खुद मूव हुई या किसी ने उसे परसुएट किया कि उसके साथ चले। FBI इन्वॉल्व हुई, इंटरनेशनल और मैरीटाइम अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट किया, लेकिन हाई सीज और फॉरेन पोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन ने प्रोसेस को स्लो और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इन पहले क्रिटिकल दिनों में होप और फेयर साथ साथ चल रहे थे। एक और हैवी फीलिंग ग्रो कर रही थी कि शायद ये डिसअपीयरेंस सिंपल एक्सीडेंट नहीं। टाइम के साथ ब्रैडलीज को एलिज्ड साइटिंग मिलती रही। हर साइटिंग उम्मीद जगाती, फिर अनसर्टेनिटी में डूब जाती। 1998 कैनेडियन टूरिस्ट डेविड ने रिपोर्ट किया कि उसने क्यूरासाओ बीच पर एक डिस्ट्रेस वुमन देखी जो अपने आप को एमी फ्रॉम वर्जीनिया कह रही थी। फिर कुछ मैन उसे लेकर चले गए। 1999 नेवी पेटी ऑफिसर रॉन हेफनर ने कहा कि उसकी क्यूरासाओ में एक ब्रॉथल में एक वुमन से मुलाकात हुई जो हेल्प मांग रही थी और कह रही थी कि उसे क्रूज शिप से उठाया गया है। सालों बाद उसने कम फॉरवर्ड किया और कहा कि वो कन्विंस्ड है कि वो एमी थी। 2005 ब्रैडलीज को एक एस्कॉर्ट सर्विसेज वेबसाइट से एक फोटोग्राफ मिली कैरिबियन से रिलेटेड, जिसमें एक वुमन बेड पर थी जो ओल्डर एमी जैसी लग रही थी। ये इमेज जेस के नाम से फेमस हुई। इसके अलावा बारबाडोस और सैन फ्रांसिस्को तक रिपोर्ट्स आई कि एक वुमन एमी जैसी दिख रही है, अक्सर मर्द के साथ जो कंट्रोलिंग और सस्पिशियस लगते थे। हर लीड पर न्यू इन्वेस्टिगेशंस, स्केचेस, अपील्स होती थी, लेकिन कोई साइटिंग डेफिनेटिवली वेरीफाई नहीं हो सकी।
और कोई एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि एमी रिकवर हो जाए या किसी पर भी चार्जेस लगा सके। फैमिली की डिप्रेशन का फायदा भी उठाया गया। एक तरफ स्टाइल्ड प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर फ्रैंक जोन्स ने ब्रैडली को यकीन दिलाया कि उसने क्यूरेसाओ में ट्रैफिकर से एमी को रेस्क्यू करने के लिए टीम बनाई है। उसने लार्ज सम्स मांगे, सर्वेलेंस, लैंड ट्रेड, सेफ एक्सट्रैक्शन के लिए। ड्रामेटिक अपडेट्स भेजता रहा जैसे एमी बहुत करीब है और बस अब घर आ जाएगी। लेकिन रेस्क्यू कभी हुआ ही नहीं। बाद में उसका क्लेम एक्सपोज हुए कि वो बहुत झूठ बोलता था। 2002 में फ्रैंक जोन्स पर मेल फ्रॉड का फेडरल चार्ज लगा। ब्रैडलीज और एक मिसिंग चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर केस किया और फिर फ्रैंक जोन्स ने गिल्टी प्ली किया और उसे प्रेजेंट सेंटेंस मिले। ब्रैडलीज के लिए ये एक और ब्लो था। सिर्फ ग्रीफ नहीं बल्कि ये रियलाइजेशन भी थी कि उनकी उम्मीद को एक्सप्लॉइट किया गया है। FBI टिप्स मॉनिटर करती रही, एज प्रोग्रेस इमेजेस इशू होती रहीं, केस ओपन रहा। लेकिन इंटरनेशनल वाटर्स, लिमिटेड अर्ली शिप एक्शन और टाइम पासिंग की वजह से सॉलिड प्रोग्रेस बहुत मुश्किल होता गया। ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स में कुछ मेन थ्योरीज क्रिस्टलाइज हो चुकी हैं। हर थ्योरी अपनी एक स्टोरी बनाती है कि बैल्कनी के बाद क्या हुआ होगा। सबसे ज्यादा डिस्कस पॉसिबिलिटी ये है कि एमी को शिप पर टारगेट किया गया। शायद किसी ने उसकी इंडिपेंडेंस, नाइट लाइफ इंटरेस्ट या इजी गोइंग नेचर नोटिस की और फिर उसे ल्यूर या फोर्स करके क्यूरेसाओ में शिप से उतार कर ट्रैफिकिंग में डाल दिया गया। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले पॉइंट्स कैरेबियन लोकेशंस में रिपोर्टेड साइटिंग्स, एस्कॉर्ट वेबसाइट फोटोज, जैस लेट 1990s में क्रूज सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज। दूसरी थ्योरी ये कि एमी बैल्कनी या डेक से गिर गई या इंटेंशनली जंप किया और ओशन ने ट्रेस मिटा दिए। इन्वेस्टिगेटर्स ओवरबोर्ड इंसिडेंट कंसिडर करते हुए क्योंकि ऐसा होता है, लेकिन फैमिलीज का पुशबैक कि एमी सुसाइडल नहीं थी, वाटर से कॉशियस थी। बैल्कनी लेआउट के हिसाब से एक्सीडेंटल फॉल अनलाइकली लगता है जब तक क्लाइंब स्ट्रगल ना हो। नेटफ्लिक्स सीरीज और कुछ कमेंटेटर्स या पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं कि एमी ने खुद वॉक अवे किया, क्यूरेसाओ में डिसएम्बार्क करके नई जिंदगी स्टार्ट की। इस थ्योरी में एक डिजिटल क्लू भी डिस्कस होता है कि बारबाडोस के IP एड्रेसेस से एमी का केस वाली वेबसाइट की एनिवर्सरीज पर एक्सेस हुई। लेकिन कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं कि एमी थी। बिना पैसे, डॉक्यूमेंट, कॉन्टैक्ट के डिसअपेयर होना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। एक और सिनेरियो ये है कि शिप पर ही किसी पैसेंजर या क्रू ने एमी को हार्म किया, असॉल्ट या किलिंग, और एविडेंस सी में डिस्पोज किए। इस थ्योरी के पॉइंट्स लास्ट नोन सोशलाइजिंग क्रू मेंबर के साथ, अर्ली सर्च का इनकम्प्लीट के स्लो होना, 1998 में सर्विलेंस कवरेज मॉडर्न शिप्स जैसी नहीं थी। इनमें से कोई भी थ्योरी कंक्लूसिवली प्रूव नहीं हो सकी। हर एविडेंस के अंदर इतने गैप्स हैं कि डाउट ऑलवेज सरवाइव करता है। एमी के पेरेंट्स और ब्रदर के लिए लाइफ एक लॉन्ग पेनफुल पैटर्न बन गई। हर टिप फॉलो करना, टीवी और प्रिंट पर स्टोरी शेयर करना, एक्शन और अवेयरनेस पुश करना और इस उम्मीद को जिंदा रखना कि शायद एमी अभी भी कहीं जिंदा है। उन्होंने FBI और मिसिंग पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया और बाद में डॉक्यूमेंट्री मेकर्स के साथ भी, ताकि केस विजिबल रहे। 2010 में बॉडी ना मिलने के बावजूद एमी को लीगली डेड इन एब्स्टेंशिया डिक्लेयर कर दिया गया। ये लीगल फॉर्मेलिटी थी, लेकिन इमोशनली फैमिली के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था। FBI और फैमिली ने टाइम पर पब्लिक अपील्स रिन्यू की। एक सब्सटेंशियल रिवॉर्ड भी केस के साथ एसोसिएट रहा, रिपोर्टेड तौर पर अप टू $250,000, जो इंफॉर्मेशन लीडिंग टू हर रिकवरी के लिए बताया गया। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री एमी ब्रैडली इज मिसिंग ने केस को फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया। न्यू इंटरव्यूज, डिजिटल क्लूज, वो मिस्टीरियस कैरेबियन IP एड्रेसेस और ओल्ड साइटिंग को फ्रेश नज़र से देखा गया। लेकिन इतनी अटेंशन के बावजूद एमी का फेट आज भी अननोन है। ये स्टोरी एक क्लियर सीन से स्टार्ट होती है। क्रूज शिप की बैल्कनी, अर्ली मॉर्निंग की ग्रे रोशनी,
एक फादर का अपनी बेटी को लाउंज चेयर पे अपेरेंटली अस्लीप देखना, और फिर किसी पॉइंट पर केबिन डोर और कैरिबियन पोर्ट के दरमियान अरूबा और क्यूरासाओ के बीच एमी ब्रेडली गायब हो गई और समंदर जवाब नहीं देता।